हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो मैंने तैयार किया है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 बुक जियोग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज अर्थात उद्योग। तो उद्योगों से संबंधित जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हीं का यहाँ पर डिस्कशन किया जाना है। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले हम की टर्म्स की बात करेंगे, जो बेसिक जो टर्म्स इसमें यूज की गई हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लें ताकि चैप्टर के बारे में हम समझ पाएंगे। इंडस्ट्री Industry refers to the economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or provisions of services। अर्थात इंडस्ट्री हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी आर्थिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के उत्खनन या उनके खनन और सर्विसेज के जो प्रोविजंस है उनके संबंधित होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, these are industries that run on little capital and infrastructure, जो छोटे स्तर या कम पूंजी में ही चलाई जा सकती है, उन्हें लघु उद्योग कहा जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, these are industries that run on a large amount of capital and have a big infrastructure। इनका जो ढांचागत जो आवरण होता है वो काफी बड़ा होता है और इनमें बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। Private sector industries, these are the industries owned and run by an individual or group of individuals। व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जाने वाली या उनके मालिकाना हक वाली जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, these are industries owned and run by the government। ये सरकारों के द्वारा चलाई जाने वाले उद्योग हैं जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, Manufacturing refers to changing raw materials to a usable form which can be more valuable to people। मैन्युफैक्चरिंग हम उस उद्योग को कहते हैं, इसे हिंदी में विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, जिसमें हम जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, हमको जो कच्चा माल प्रकृति से मिलता है उसको हम किसी न किसी उपयोगी वस्तु में उसको उपयोगी वस्तु में बदला जाना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। प्रोडक्ट, उत्पाद, a product is something obtained from raw materials by certain processes so that it is something usable and of importance। किसी भी रॉ मटेरियल को किसी उपयोगी पदार्थ में बदल देना, और जो बदला हुआ जो पदार्थ है, ये वस्तु है, वही प्रोडक्ट कहलाता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, these are industries that use plant and animal based products as raw material। ये कृषि आधारित उद्योग हैं जो कि प्लांट या एनिमल बेस्ड होती हैं, उन उत्पादों पे वहां से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। ये वे उद्योग हैं जिन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है, तो इनका जो कच्चा माल है वो खनिजों से प्राप्त होता है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज सी ओशियन प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। ये वे उद्योग हैं जिन्हें कच्चा माल जो है वो समुद्री या महासागरीय या सागरीय उत्पादों से प्राप्त होता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, वन आधारित उद्योग, दीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। ये वे उद्योग हैं जो वनों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, संयुक्त क्षेत्र वाली उपक्रम या उद्योग, दीज आर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड रन बाय द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स। अर्थात इसमें गवर्नमेंट्स और निजी व्यक्ति दोनों ही जो है संयुक्त रूप से इनका संचालन करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, दीज आर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अर्थात ये वे उद्योग हैं जिनके मालिकाना हक या फिर संचालक जो शक्तियां हैं वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये संचालित होती है। Smelting is the process of extracting minerals from their ores by heating beyond their melting point। ये स्मेल्टिंग एक वो प्रक्रिया है जिसमें खनिज पदार्थों को जो है गर्म करके खनन के बाद एक्सट्रैक्ट करके उनके जो अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, उनमें से उनको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है, उसे स्मेल्टिंग कहा जाता है। Refining is the process of yielding the highest possible purity of metal obtained from mineral। अर्थात उसको रिफाइनमेंट है जो उसकी उच्च गुणवत्ता वाला जो खनिज है उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे ही रिफाइनिंग कहा जाता है।
स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द आयरन ओर। ये एक ऐसा अलॉय है लोहे का जो कि आयरन ओर से निकाला जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द आईटी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये उद्योग जो है सूचनाओं के संग्रहण, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण से संबंधित होता है। ये थी की टर्म्स। अब हम की फैक्ट्स की बात करेंगे। Secondary activities are those that involve processing of natural resources. Manufacturing is a secondary activity. Manufacturing refers to the changing raw materials to a product, that means to a usable form which can be more valuable to people. सेकेंडरी एक्टिविटीज जो ऐसी एक्टिविटीज है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं और ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां मानी जाती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है। इसमें जो रॉ मटेरियल्स को किसी प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है जो कि मनुष्यों के लिए या लोगों के लिए उपयोगी होता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। उद्योग हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन हो सकता है, जिसमें मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन या उनका खनन किया जा सकता है या फिर सर्विसेज का प्रावधान हो सकता है। Availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport market and government policies are the important factors that affect the location of industries. यहाँ पर बात ये की गई है कि किसी भी इंडस्ट्री की जो लोकेशन है कि इंडस्ट्री लगेगा कहाँ या कहाँ लगाया जाएगा या कहाँ लगाया गया है, इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करने वाले वो हैं रॉ मटेरियल कच्चा माल, लैंड यानी भूमि की उपलब्धता, वाटर यानी जल की उपलब्धता, लेबर यानी श्रम की उपलब्धता अनुपलब्धता, पावर बिजली इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल यानी धन पैसा पूंजी, ट्रांसपोर्ट यातायात की सुविधाएं, मार्केट यानी बाजार की उपलब्धता और सरकारी नीतियां गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। आप इसके डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो है ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट। Iron and steel industries, textile industries, information technology industry are the world's major industries. ये विश्व की प्रमुख उद्योग हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ये प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रीज हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है यानी उसमें जो तैयार होता है वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। सो इट इज कॉल्ड द फीडर इंडस्ट्री। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ से जो मशीनें तैयार होती हैं, मशीन्स तैयार होती है वो सब लगभग सभी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री और शायद इन्हीं कारणों से स्टील इंडस्ट्री को या स्टील को जो है सभी आधुनिक जो उद्योग है मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। The information technology industry deals in the storage, processing and distribution of information. जो IT इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ये सूचनाओं के संग्रहण, उसकी प्रोसेसिंग, संक्रियण और उसके वितरण से संबंधित है। We classify industries on the basis of raw material, size and ownership. जो इंडस्ट्रीज होती है उनका वर्गीकरण जो है रॉ मटेरियल के आधार पे या फिर उनके आकार के आधार पर या फिर उनके स्वामित्व के आधार पे यानी मालिकाना हक के आधार पे किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो पहली कैटेगरी हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल के आधार पे। तो फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कृषि उत्पादों को अपना कच्चा माल लेती है, वहां से कच्चे माल प्राप्त करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जो कि मिनरल्स से अपना कच्चा माल रॉ मटेरियल रिसीव करती हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज अर्थात समुद्री जल आधारित उद्योग जो हैं, तो ये अपना जो कच्चा माल है रॉ मटेरियल है वो समुद्रों से या महासागरों से प्राप्त करते हैं, वहाँ के उत्पादों से प्राप्त करते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये वन आधारित उद्योग है जो वनों से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। जो सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पे,
तो ये स्मॉल इंडस्ट्री स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि छोटी उद्योग हैं, कम कैपिटल की आवश्यकता होती है, कम लेबर की आवश्यकता होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इनमें बहुत सारी कैपिटल यानी बहुत पैसा पूंजी चाहिए होता है, साथ ही बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तीसरी जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अर्थात स्वामित्व के आधार पे या मालिकाना हक के आधार पे। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो सकती है। The raw material of agro-based industries consists of plant and animal-based products. जो agro-based industries हैं, उनका जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसमें प्लांट हो सकता है या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर फूड प्रोसेसिंग। इस जो इंडस्ट्री के हैं कुछ एग्जांपल्स है फूड प्रोसेसिंग के जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। The raw material used in mineral based industries consists of mineral ores. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो मिनरल ओर्स होते हैं, अर्थात खनिजों के अयस्क होते हैं। The products of mineral based industries are used in other industries as well. ये अन्य इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। We can understand it better with an example. हम इसको एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे heavy machinery made of iron which is used in most industries actually comes after processing of iron ore in a mineral based industry. अर्थात जो भारी मशीनरी बनती है लोहे से, आयरन से, वो मोस्ट इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं और ये जो बन के आती है वो जो आयरन ओर होता है, लो अयस्क होता है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से आता है, वो बेस बनता है उसका और ये मिनरल से प्राप्त होता है। और तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो आधार है वो मिनरल्स होते हैं या आयरन जो ओर्स होते हैं मिनरल्स के, वहां से रिसीव होता है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये अपना प्रोडक्ट्स जो हैं समुद्र या महासागरों से प्राप्त करते हैं। सी फूड इंडस्ट्री जो है इसका उदाहरण है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वन आधारित उद्योग, इसमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। इसका जो एग्जांपल है वो पेपर इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री है। साइज के आधार पे हम बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, घरों में चलाई जा सकती हैं। द प्रोडक्ट्स हियर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड्स विद लेस यूज ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मशीनों का और टेक्नोलॉजी का यूज कम होता है, कैपिटल भी कम चाहिए होती है और ये घरों में ही हाथों से काम करके सामान बनाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ह्यूज इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल का यूज, पूंजी का उपयोग बहुत होता है और जो इन्वेस्टमेंट जो है टेक्नोलॉजी का यूज भी बहुत होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगली जो कैटेगरी हम बात कर रहे हैं कि मालिकाना या स्वामित्व के आधार पे जो है इंडस्ट्रीज की जो डिवीजन किया गया है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर या फिर जॉइंट सेक्टर की बात या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है उसमें इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का मालिकाना हक हो सकता है, स्वामित्व हो सकता है या फिर एक व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व हो सकता है। जबकि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्योरली गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है, उनका मालिकाना हक गवर्नमेंट का होता है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टेट और इंडिविजुअल्स यानी गवर्नमेंट और किसी निजी व्यक्ति दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा सकती है। मारुति उद्योग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इंडस्ट्री, वो संयुक्त उद्योग का ही उदाहरण है। एक और जो इंडस्ट्रीज के स्वामित्व के आधार पे किया जाता है, ये मारुति उद्योग का आप एक जो गुड़गांव में दिल्ली के पास गुड़गांव में इसका प्लांट लगा हुआ है उसका दृश्य आप देख सकते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र जो है, इसके उद्योग जो हैं उसमें द प्रोड्यूसर्स और जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स के, या फिर वो वर्कर्स होते हैं या फिर ये दोनों मिलकर के जो है इसके मालिक हो सकते हैं। अमूल डेयरी जो कि गुजरात में एस्टेब्लिश की गई थी और भारत में दुग्ध क्रांति जो इसके द्वारा लाई गई थी वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। The location of industries is affected by the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market, ये हम बात कर चुके हैं। An industrial system like farming process consists of inputs, processes and outputs.
जैसा कि हम फार्मिंग प्रोसेस में देख रहे थे, वैसे इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी जो है इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द इनपुट्स। तो यहाँ अगर हम इनपुट्स की बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, वो इनपुट्स हैं। जबकि अगर हम प्रोसेस की बात करें या प्रक्रिया की या संक्रिया की बात करें तो इसमें एक्टिविटी जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है वो प्रोसेस है। और द फिनिश प्रोडक्ट्स जो है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है या फाइनल जो प्रोडक्ट्स है, और उसमें इनकम के साथ ही ये है आउटपुट्स आता है, यानी इनकम प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउटपुट्स हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अगर हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं विश्व के। सच एरियाज आर यूजुअली लोकेटेड इन टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड कोल्ड फील्ड। ये जो ऐसे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो टेम्परेट एरियाज में, जहाँ वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो टेम्परेट होती हैं, सी पोर्ट्स के पास में होते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं आए, और कोल फील्ड्स के आसपास होते हैं ताकि पावर जनरेशन या फिर अदर रॉ मटेरियल्स की भी प्रॉब्लम ना आए। ये आप इसमें देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। यहाँ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो येलोइश कलर में, जबकि ब्लैक कलर में इंडस्ट्रियल रीजन्स दिखाए गए हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये पूरी बेल्ट है यहाँ की। The iron and steel industry is a mineral based industry whose products are used as raw material for other industries। हम बात कर चुके हैं। Inputs in iron and steel industry जो है वो है आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, ह्यूमन लेबर, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसेस जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग है, और आउटपुट्स जो है वो स्टील है। ये हम जो मैप में बात करें ये आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज है वर्ल्ड के। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं, जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं, काले जो निशान देख रहे हैं, ये आयरन ओर के प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ब्राजील के पास में है। उसके अलावा यूरोप के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें जर्मनी एक्सेट्रा, रशिया में कुछ है, चाइना है, इंडिया है और जापान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हम बात कर चुके थे कि स्टील जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है, क्योंकि सारी जो मशीनरी है वो स्टील से बन के आती है। मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ स्टील। इन इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। इंडिया में जो आयरन एंड स्टील कंपनी की जो प्रोड्यूसिंग सेंटर्स वो वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं। जो मेजर जो यूनिट्स हैं उनमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को वाज द ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया टिल इंडिपेंडेंस। अर्थात आज़ादी के समय तक भारत में टिस्को जो है एकमात्र जो आयरन और स्टील प्लांट था। ये जमशेदपुर में, या जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है, वहां पर स्थापित है। जमशेदपुर झारखंड में है। Several iron and steel industries were set up after independence. This led to rapid industrial development in India. और आज़ादी के बाद तो बहुत सारे और भी जो है यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं स्टील के, वो प्लांट्स लगाए गए। पिट्सबर्ग इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूएसए। पिट्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्टील सिटी कहलाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। इंडिया इज रिनाउंड फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन। जबकि भारत जो है, इंडिया जो है, वो कॉटन टेक्सटाइल के मामले में जो है वर्ल्ड फेमस रहा हुआ है। द फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। भारत की जो पहली मशीनीकृत जो वस्त्र मिल थी वो 1854 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। Rapid expansion of the industry took place owing to the warm, moist climate, the presence of a port nearby, and availability of raw material and labor at cheap cost. Rapid expansion इस इंडस्ट्री का जो है बहुत तेजी से विस्तार हुआ, और इसके पीछे जो कारण थे वो था वार्म एंड गर्म और नमी युक्त जलवायु,
पोर्ट्स का उपलब्धता, बंदरगाहों की उपलब्धता, कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता तथा सस्ता श्रम जो उपलब्ध हुआ, लेबर उपलब्ध हुई, उसी की वजह से इंडस्ट्री काफी फ्लरिश हुआ है। ये वर्ल्ड के मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स है, तो हम देख सकते हैं साउथ अमेरिका में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका में कई सेक्टर्स हैं, यूरोप में काफ़ी सारे सेक्टर हैं, इसके अलावा इंडिया, चाइना का कुछ हिस्सा, चाइना तो नहीं है ये, चाइना वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, चाइना के उधर वाले पर्शन में अर्थात पूर्वी भाग में कुछ एरिया है, जापान है, और अफ्रीका का दक्षिण भाग में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है। अहमदाबाद इज द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया आफ्टर मुंबई। इंडिया का जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल सिटी है वो मुंबई है, उसके बाद में अहमदाबाद का स्थान आता है। इट इज रेफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इन रिसेंट ईयर्स टेक्सटाइल मिल्स हियर हैव स्टार्टेड गेटिंग क्लोज डाउन ड्यू टू सेवरल प्रॉब्लम्स। अभी हाल ही के वर्षों में जो है बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं कई सारी समस्याओं का सामना करते हुए बंद हो गई हैं। ओसाका इज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जबकि जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, और मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का शहर है जहां पर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल का काम होता है। द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा उनके वितरण से संबंधित जो उद्योग है उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कहा जाता है। जो मेजर हब्स हैं आईटी इंडस्ट्री के वो सिलिकॉन वैली है जो कि यूएसए में है, और बेंगलोर इन इंडिया, भारत का बेंगलुरु, अब बेंगलोर का नाम बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु जो है वो मेजर हब्स हैं आईटी इंडस्ट्री के। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक आपदाएं या संकट। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स और डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। खतरनाक जो सामग्री होती है उसका अगर सही ढंग से उपयोग या गैर जिम्मेदाराना ढंग से उपयोग किया जाए, सही ढंग से नहीं किया जाए तो, या फिर कोई टेक्निकल फेल्योर है, इसकी वजह से कई बार जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनमें ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इतिहास में दर्दनाक घोषित होती हैं, साबित होती हैं। ऐसी ही एक जो घटना है वो भारत के भोपाल जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर 3 दिसंबर 1984 को हुई, लगभग 12:30 बजे के आसपास। It was a technological accident in which highly poisonous methyl isonate (MIC) gas along with the hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड के नाम से जो फैक्ट्री थी जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी, वहां से मिथाइल आइसोनाइट और हाइड्रोजन साइनाइड की जो है लीकेज हो गया, और उस लीकेज की वजह से जो बहुत सारे लोगों की जान चली गई। 1989 की ये घटना है, दिसंबर 84 की है, और इसमें जो बताया गया कि लगभग जो है 3,598 लोग इसमें मारे गए थे। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो अभी तक जो लोग बच गए वो आज भी किसी न किसी प्रकार की बीमारी से संक्रमित है, जैसे कि अंधापन हो सकता है, इम्यून सिस्टम का खराब होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जैसे डिसऑर्डर एटसेट्रा, बहुत सारी बीमारियों से वो आज भी ग्रसित हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, घटना थी। ऐसी ही ये भोपाल की ही है जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, तो उसके बाद जो गैस लीकेज के बाद का माहौल। अनदर सच एक्सीडेंट, ऐसी ये घटना 23 दिसंबर 2005 को गाओ क्वायो जो चोंगिंग चाइना में भी हुई, जहां गैस का लीकेज हुआ और इस गैस में हजारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ लोग, पीपल वर किल्ड, थाउजेंड्स वर इंजर्ड। ये भोपाल गैस त्रासदी है, 3 दिसंबर 1989। रिस्क रिडक्शन मेजर्स जो हैं कि हम इनको कैसे कम कर सकते हैं, ऐसी घटनाओं के दौरान को हम कैसे घटा सकते हैं, वो हमें देखना है। तो उसके लिए कुछ मेजर्स हैं, कुछ उपाय हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। जो ऐसे कुछ एरियाज जो हैं उनको घटाया जाना चाहिए, अर्थात ऐसी जो घटनाएं हैं जो वहाँ से ऐसी फैक्ट्रियां जो हैं वो शहरी क्षेत्रों से या
सघन आबादी वाले क्षेत्रों से दूर लगाई जानी चाहिए। दूसरा, people staying in the vicinity of industry should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs। जो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या उसके आसपास रहते हैं, उन लोगों को इस यहाँ पर जो हजार्डस या टॉक्सिकन जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनके बारे में और उनके संभावित परिणामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना हो भी जाए तो वो सावधान रहें। तीसरा, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग सिस्टम या फिर फाइटिंग सिस्टम जो है वो सुधारा जाना चाहिए। अगला, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। ऐसे जो फैक्ट्रीज हैं जहां पर ऐसे सब्सटेंसेस का जो यूज किया जा रहा है वहां की स्टोरेज कैपेसिटी कम होनी चाहिए, ताकि आवश्यक सामान ही वहां रहे। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। जो पॉल्यूशन की जो निराकरण की जो गुणवत्ता है उसको भी सुधारा जाना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी जानकारी हम ले रहे हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। जो उभरते हुए उद्योग हैं उन्हें सूर्योदय उद्योग या सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से शामिल है? आईटी सेक्टर, वेलनेस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज सेक्टर। ये इंडिया में सनराइज और वर्ल्ड में ही सनराइज इंडस्ट्रीज हैं। स्मेल्टिंग की हम बात कर चुके हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करके उनमें से जो आयरन ओर्स में से जो मेटल्स निकाले जाते हैं इसे ही स्मेल्टिंग कहा जाता है। द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स, जो कि यूएसए और कनाडा की बॉर्डर्स पर हैं नॉर्थ अमेरिका में, इनके नाम है सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरी। लेक सुपीरियर इनमें सबसे बड़ी है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन अदर्स। तो ये एक फैक्ट आपकी बुक में दिया हुआ था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सचर विच मीन्स टू वीव। टेक्सटाइल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड टेक्सचर से निकला है जिसका अर्थ होता है बुनना, बुनाई करना। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल in India was established at Fort Gloucester near Kolkata in Calcutta। अभी प्रेजेंट टाइम में कोलकाता है, एट दैट टाइम इट वाज कैलकाटा। तो कैलकाटा के पास 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में भारत की पहली टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश की गई, बट ये बहुत कुछ ही समय बाद बंद हो गई। About 1/3 of the Indian textile industry's total population production is exported। भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका लगभग 1/3 जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, अर्थात निर्यात किया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर 5 क्लास 8 बुक ज्योग्राफी एंड सिलेबस एनसीईआरटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो तथ्यों का जो विश्लेषण किया गया है आपके समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो देखते रहें वीडियोस एट बोधिलता। आपकी कोई सजेशंस हैं, सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।